चलिए भाई, तो अगला चैप्टर है आपका बैंकिंग। सामान्य तौर पे देखिए, बैंकिंग एक व्यवस्था है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, यानी बैंक क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा, आप कहेंगे ऐसी संस्था जो दो कार्य करती हैं। वो क्या कार्य करती हैं? दो, कि जनता में से जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, यानी उन्हें पैसा चाहिए, वो बैंक से पैसा ले लेते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास पैसे का आधिक्य है, वो लोग अपने पैसे को बैंकों में जमा कर देते हैं। यही तो माइंड में तो यही आता होगा ना बैंक के सिस्टम से। माइंड में तो ये आता है ना कि बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जरूरतमंद लोगों को, जिनको जरूरत है, वो उनका सिविल रेट वगैरह देख करके उनको पैसा देते हैं, और जिनके पास आधिक्य है पैसे का, वो अपने आधिक्य को बैंकों में जमा कर देते हैं। तो यानी एक समझिए, बैंक मीडिएटर का काम करते हैं। बैंक अगर मैं आपसे कहूं क्या है, तो बैंक जो है वो फाइनेंशियल मीडिएटर हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये जनता का पैसा जनता में ही सर्कुलेट कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग जो कमा रहे हैं, जो अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, उस पैसे को लोग जमा कर देते हैं किधर? जाके बैंक में। और इसके बदले बैंक इनको क्या करता है ना, कुछ पैसा भी देता है, जैसे इंटरेस्ट रेट, वो भी अकाउंट के ऊपर। अकाउंट कौन सा, सेविंग अकाउंट है या कौन सा है? फॉर एग्जांपल के लिए 4% इनको क्या दे रहा है? वो प्रॉफिट के तौर पे इंटरेस्ट दे रहा है। पैसा आ गया बैंक के पास, सालाना बैंक को 4% उसको देना है जनता को। लेकिन अब क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेना चाहते हैं, जनता में से कोई इतना पैसा उन्हें दे नहीं सकता, तो बैंक एक दूसरा काम करते हैं कि जो पैसा इनके पास आया, ये इसी पैसे को जो है वो लोगों में उतार देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब लोगों में पैसे को उतारेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे ना, तो प्रॉफिट के तौर पे ये भी इंटरेस्ट लेते हैं। अंतर होगा कि ज्यादा लेंगे, ठीक है। लोगों को दे रहे हैं 4%, ले रहे हैं 8%, तो इधर से 8% ले रहे हैं प्रॉफिट उसी पैसे का जिस पैसे में वो 4% दे रहे हैं, यानी इनका मेन प्रॉफिट क्या हुआ? 4%। और इस 4% से पूरा बैंक चलता है। अगर हमसे कहें बैंक कैसे चलता है, तो बैंक केवल जो मीडिएटर वाली इनकम होती है, जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का, उसके आधार पे पूरा बैंक चलता है, पूरे खर्चे इसी पे निकलते हैं। तो खैर छोड़िए, सामान्य तौर पे मैं आपसे कहूं बैंक क्या होते हैं, तो आप कहेंगे बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो दो कार्य करती हैं। नंबर एक, जो लोगों के आधिक्य को अपने पास डिपॉजिट करती हैं, जमा करती हैं, और ऐसे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है उन्हें वो लोन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, यानी लोन उपलब्ध कराती हैं। ऐसी संस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक। ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम ऐसा नहीं है तुरंत डेवलप हो गया। कोई भी सिस्टम बनता है उसमें समय लगता है। तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि बैंकों का विकास कैसे हुआ, तो आप देखिए ना, आप इतिहास को अगर थोड़ा सा देखें तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास में हमें बैंकिंग व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन इतिहास में जो बैंकिंग व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है ना, वो बैंकिंग व्यवस्था असंगठित व्यवस्था थी, असंगठित। लेकिन आज के जो हम बैंक देखते हैं वो संगठित हैं। अब ये क्या होता है? असंगठित और संगठित का क्या मतलब होता है? सामान्य तौर पे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जो ग्रुप में रह के काम करती है उसे संगठित कहा जाता है। ऐसी संस्था जो इंडिविजुअल काम करती है उसे हम असंगठित कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेजेंट टाइम में बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई एक ग्रुप है। एसबीआई कई सारी संस्थाएं हैं, ना जाने हजारों लाखों कर्मचारी हैं, तो यह संगठित क्षेत्र है। बैंकिंग क्षेत्र संगठित है। लेकिन अब वहीं पर मैंने कोई काम कर लिया, मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे पास कोई आएगा मैं पैसे दूंगा, ठीक है, कोई पैसे उस पर मैं ब्याज लूंगा, ये लूंगा, जैसे महाजनी और साहूकारी व्यवस्था होती थी। तो वो जो कार्य कर रहे थे वो क्षेत्र, वो काम किसके अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जब इतिहास में चीजें शुरू हुई, बैंकिंग की तरह व्यवस्था जो शुरू हुई वो असंगठित थी, और इन असंगठितों में हम बात करते हैं आपका जैसे महाजनी व्यवस्था या जैसे साहूकारी व्यवस्था। नाम तो सुना होगा आपने ये, ठीक है, साहूकारी और महाजनी व्यवस्था। आपने देखा होगा गांव वगैरह में, शहरों वगैरह में सेठ होते थे, और पुराने समय में लोग उनके पास जाते थे अपनी घरवाली का मंगलसूत्र लेके या कंगन लेके कि जरा लाला जी 20,000 रुपये दे दो, और ये रख लो जेवर, ये जमीन के कागज रख लो, और हम तुम्हें जो है वो ब्याज देते रहेंगे। ब्याज भी मासिक लगता था। बैंकिंग सिस्टम में प्रेजेंट टाइम में ब्याज सालाना होता है, वो मासिक लगाते थे। ब्याज का छियाज, बोले 5%। 5% का मतलब सीधा सीधा सा है,
अगर 1 लाख ले लिए तो महीने का 5,000 बनेगा, पूरा 1 साल का 60,000 बन जाएगा। लेकिन ये 60 नहीं बनेगा, ये 60 से ज्यादा बनेगा। रीजन है 1 लाख पर 5,000 बना, अगले महीने का 1,05,000 रुपये बनेगा, अगले महीने का 1,10,000 रुपये बनेगा, अगले का 1,15,000 रुपये बनेगा, अगले का 1,20,000 रुपये बनेगा। मतलब इसे कहते हैं ब्याज का छियाज, चक्रवर्ती ब्याज जिसे आप कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना पहुंच जाता है आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये वाली व्यवस्था पुराने समय में मौजूद थी, गुप्त काल में हमने देखा ये व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन इस व्यवस्था की बहुत सारी कमियां थी। कमियां आप जानते हैं, इस व्यवस्था में अगर किसी ने अपनी घरवाली के जेवर गिरवी रख दिए हो तो कभी छुटा नहीं पाया, कभी जमीन गिरवी रख दी हो कभी छुटा नहीं पाया, क्योंकि रीजन है ब्याज का छियाज इतना बढ़ता है, वो कभी उससे निकल नहीं सकता। पूरी लोगों की जमीन चली गई। आपके गांव में भी ऐसे लोग बहुत होंगे जिन्होंने केवल 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए देकर के ही लोगों की जमीनें हड़प ली होंगी कि चल भाई अब तेरी जमीन ये नहीं हमारी होगी ये जमीन। तो ऐसा होता था। और देखिए जब कहीं कमी होती है ना तभी कोई सिस्टम निकल करके आता है। तो ये सिस्टम पहले चल रहा था जो कि असंगठित सिस्टम था, और इस सिस्टम की बहुत सारी खामियां थी। इसमें तो हमेशा किसान का शोषण हुआ। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो सिस्टम है जिसे आप बैंकिंग सिस्टम कहते हैं वो ना, ये संगठित है, ये नियम कानूनों से चलता है। इस पर नियम होते हैं, कानून होते हैं, इनको देखने वाली, नियंत्रण करने वाली वो संस्था होती है, जैसे भारत में आरबीआई है। लेकिन इधर कुछ नहीं, ये तो अपने मन के मालिक हैं। जब मन हुआ पैसा दे दिया, रात को 2 बजे मन हुआ, जरूरत हुई, ठीक है, निकाल के पैसा दे दिया, ठीक है। तो वो असंगठित है, और ये जो आज हम देख रहे हैं वो कैसा है, वो संगठित है। अब मेन जब हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं ना, तो आपका ध्यान हमेशा इधर जाना चाहिए, आपका ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए। ये कुछ है ही नहीं, ये बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है आपका। हमेशा जब मैं बोलूं बैंकिंग सिस्टम तो आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले बैंकिंग सिस्टम को, जिसके लिए मैं नाम जो प्रयोग में लाऊंगा वो लाऊंगा आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, यानी जो मॉडर्न बैंक सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कहते हैं ये आधुनिक बैंक प्रणाली सबसे पहले जो विकसित हुई वो यूरोप में हुई, इटली में। सबसे पहला जो बैंक खुला था वो 12वीं शताब्दी में खुला था, जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। सबसे पहला बैंक जो संगठित रूप से खुला वो बैंक ऑफ वेनिस था। उसके बाद यूरोप के अनेक देशों में बैंक खुले। आगे चल करके हमने देखा कि भारत में जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई है लगभग 18वीं शताब्दी में। आप जानते हैं 18वीं शताब्दी जो थी ये मुख्यतः अंग्रेजों का काल था। 18वीं शताब्दी में कहते हैं सन 1770 में एक बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो सन 1770 में स्थापित हुआ। और इस बैंक को स्थापित करने वाली जो कंपनी थी जिसने स्थापित किया, क्योंकि मैंने क्या कहा ये तो आधुनिक बैंक है, कोई संस्था स्थापित करेगी, तो ये जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। यानी सबसे पहले अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इस बैंक को स्थापित किया। लेकिन हुआ क्या ना, ये बैंक किसी कारणवश चल नहीं पाया, घाटे में चला गया। रीजन वही वाली बात, बैंकिंग सिस्टम है। अब गांव का साहूकार या महाजनी लोग पैसा देते थे तो उन्हें याद रहता था ये उसका बेटा है, उसके दादा का नाम, परदादा का नाम पूरा, और ज्यादा दिक्कत हुई तो 4 लठैत भेज देंगे और पूरा माल निकाल के ले आएंगे। लेकिन एक बैंकिंग सिस्टम आ गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, आपको जाना है, नाम पता लिखवाना है और आपको पैसे ले लेने हैं, तो लोगों के मन में थोड़ा ना थोड़ा तो वो आएगा ना। तो इसके कारण से रिकवरी नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया और बैंक जो है ये बंद हो गए। देखिए शुरू में लोग क्या करते हैं ना, वो उस तरीके के आइडिया दिमाग में आते हैं। जैसे अभी पीछे आपने कई सारे देखा कि स्कीम चलेगी, अपना आधार कार्ड ले आओ, मोबाइल ले जाओ और उसके बाद पैसे जमा करते रहना, ईएमआई जमा करते रहना। बहुत लोगों को ये लगा अरे यार आधार कार्ड से क्या जा रहा है, 200 रुपये में नया आधार कार्ड निकल जाएगा, पैन कार्ड निकलवा लेंगे दूसरा, ये कर लेंगे। उन्होंने जमा कर दिया, जमा तो कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उससे उनका सिविल रेट खराब हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी लोन नहीं ले पाएंगे। वो कर तो लेंगे अभी 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के लिए ऐसा कुछ, लेकिन लाइफ टाइम स्कोर खराब, आगे लाइफ में कितना कुछ करना है वो सब चीजें हैं। तो वही वाली बात है, ये चल नहीं पाया, ये बैंक जो है वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद में अब शुरू होती है आगे विकास यात्रा कि कैसे कैसे भारत में इस प्रणाली का विकास हुआ, यानी भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। बैंकों का विकास,
तो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला बैंक जो खुला वो सन 1770 में बैंक खुला था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था, लेकिन जल्दी ही ये बैंक बंद हो गया था। आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि कुछ बैंक भारत में स्थापित किए जाएं, और एक पूरा बैंक नहीं, बल्कि ऑल इंडिया बैंक नहीं, बल्कि हर एक प्रेसिडेंसी में खोला जाए। आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजों के समय पर कुल मिलाकर के उनकी 3 प्रेसिडेंसियां थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 3 बैंक खोले आपके। ये प्रेसिडेंशियल बैंक थे, प्रेसिडेंसी में खुले हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। एक खोला गया 1806 में, 1840 में, 1843 में। ये वाला खोला गया पहला वाला बंगाल में, यानी बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, दूसरा वाला बैंक ऑफ बंबई के नाम से, और तीसरा वाला बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। यानी अलग अलग प्रेसिडेंसियों में इन्होंने बैंक खोले। यहां पर खोला आपका 1806 में, 1840 में और 1843 में, और 3 बैंक इस तरीके से अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खोले। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये तीनों बैंक ही आगे चल के 1921 में इन्हीं का नाम चेंज करके इन्हीं का नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये यही 3 बैंक थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों का नाम कर दिया गया 1921 में, यही 3 बैंक कर दिए गए। और जानकर बहुत खुशी होगी आपको कि इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आगे चल के 1955 में एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर इसका नाम कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी एसबीआई की स्थापना प्रेसिडेंशियल बैंक से शुरू हुई थी। वो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास, जो कि बने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए। उसके बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद 1955 में इसको क्या बना दिया गया, एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खैर ये बात तो आगे की है, उससे अगली बात पे आते हैं, 1843 के बाद क्या हुआ। अच्छा, अभी तक जितने बैंक खुल रहे थे वो सब प्राइवेट थे। अच्छा, प्राइवेट और सरकारी बैंक क्या होते हैं, पहली बात तो ये भी है, प्राइवेट बैंक वो होते हैं जिसमें निजी व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ हो, और सरकारी बैंक वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ हो। सामान्य तौर पर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, और प्राइवेट का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट लोगों के हैं, निजी लोगों के हैं। शुरुआत में जितने भी बैंक खुले वो सब प्राइवेट थे, वो निजी लोगों के बैंक थे। अब देखिए आगे बैंक खुलने शुरू हुए। 1843 के बाद में 1865 में एक बैंक खुला जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। एएलडी लिख दे रहा हूं, उसका मतलब इलाहाबाद बैंक से है। ये बैंक खुला जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। ये इंडियंस ने नहीं खोला, इंडियंस का पैसा नहीं है इसमें लगा हुआ, अभी कोई बैंक इंडियन ने नहीं खोला। वो तो आगे चल के पहला इंडियन बैंक खुला है 1881 में, जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। आप सोचिए, अवध कॉमर्शियल बैंक ये 1881 में खोला गया, और ये पहला ऐसा बैंक था जिसमें कुछ हद तक पैसा भारतीयों का लगा हुआ था। यानी आंशिक रूप से ये भारतीयों की भागीदारी वाला बैंक था। आंशिक रूप से भारतीय भागीदारी इस बैंक में थी। आंशिक रूप से भारतीयों की भागीदारी, भारतीय भागीदारी इस बैंक में थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वो पहला बैंक कौन सा था जिसमें भारतीयों का पैसा लगा हुआ था, पहला इन्वेस्टमेंट जो भारतीय लोगों ने किया जिस बैंक में, वो ये था।
यानी सब अभी तक जितने खोलने वाले थे वो सब बाहर की कंपनियां थी, जैसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब कंपनियां खोल रही थी। लेकिन अब भारतीयों ने कुछ शुरू किया और पहला अवध कॉमर्शियल बैंक, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय नहीं था। आगे चल के समय निकला और 1894 में एक और नया बैंक खुला जिसका नाम था पीएनबी। पीएनबी पूर्ण रूप से भारतीयों की भागीदारी थी, यानी मैं कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से इसमें ये भारतीयों के द्वारा संचालित था। पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित बैंक जो था वो था पीएनबी। ये मैं इंपोर्टेंट बैंक बता रहा हूं, इससे हालांकि और बैंक, बहुत भी बैंक बने हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि शुरुआत तो आधुनिक प्रणाली की बैंकिंग की व्यवस्था की शुरुआत तो हुई थी 12वीं शताब्दी में बैंक ऑफ वेनिस से, लेकिन इंडिया में ये बात जो बैंक पहुंचे हैं आधुनिक बैंक, ये पहुंचे 18वीं शताब्दी में। पहला बैंक 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद 3 प्रेसिडेंशियल बैंक 19वीं शताब्दी में खुले। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बंबई, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। यही बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने और यही बैंक 1955 में एसबीआई बने। लेकिन 1843 बैंक ऑफ मद्रास के बाद में एक बड़ा बैंक स्थापित हुआ 1865 में इलाहाबाद बैंक, उसके बाद 1881 अवध कॉमर्शियल बैंक और उसके बाद 1894 और उसका नाम है आपका कौन सा, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए समय आ चुका है, 19वीं शताब्दी खत्म हो रही है और 20वीं शताब्दी आ रही है। तो अब क्या हुआ आपको पता होगा थोड़ा सा, अगर हम इस विकास को, इसके बाद के विकास को, यानी 1994 के विकास के बाद को अगर हम भारत के साथ जोड़ करके चलें तब आपको समझ में आएगा। यह समय वो है जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यह समय वो है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी हैं। भारत में कुछ मित्र मेला, अनुशीलन समिति जैसे जो हैं संगठन, वो आतंकवादी संगठन कहूं या क्रांतिकारी संगठन कहना ज्यादा सही होगा, क्रांतिकारी संगठन कार्य करने लगे। और 1905 में एक बड़ी घटना हुई, बंगाल विभाजन हो गया और स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया था और उसके विरोध में हमने स्वदेशी आंदोलन किया। और जब भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन किया तो हमने कहा कि हम हर चीज स्वदेशी करेंगे, हर चीज स्वदेशी। तो इस समय पर क्या हुआ, बहुत सारे बैंकों को, स्वदेशी बैंकों को बढ़ावा मिला। जैसे 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्थापित हो गया। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कई सारे बैंक जो है वो खुलते चले गए। नोटबुक में है, नोट्सों में लिखे हुए हैं। यानी 1906 बैंक ऑफ इंडिया, 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ना जाने कितने बैंक भारत में खुल गए। ये तुमने कट किया है क्या? और इसका कट, ये तो कट लग गया इसका। सिद्धू कहां गया? सिद्धू कहां गया? क्या करने? बुलाना जरा। ये भी बंद हो गया क्या? हाँ, चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कई सारे बैंक बन गए। अब देखो समय तो आ गया 1912, 13, 14, 15 का, ये सब समय आ गया। लेकिन हुआ क्या आपको पता है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। इस समय भारत में हजारों बैंक खुल गए थे। अब जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई के रीजन अंतर्राष्ट्रीय थे, यूरोप प्रमुख कारण था। लड़ाई चल रही थी सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच में। तो अब इस लड़ाई से अलग अलग देश शामिल हो गए, आपको बताया ब्रिटेन भी उसका पार्ट हुआ। तो इस समय पर अब क्या हुआ, व्यापार वगैरह बाधित हो गया। जो पुराने समय व्यापार होता था, लोग क्या करते थे, इन बैंकों से पैसा लेते थे, लेने के बाद माल खरीदते थे और कहीं का माल खरीद के कहीं पे बेचते थे, एक देश से दूसरे देश में बेचते थे। अब आप खुद सोचिए ना, जब वर्ल्ड वॉर होगी तो व्यापार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कितना असर पड़ा, केवल 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो भी व्यापार बाधित हुआ। तो वो तो वर्ल्ड वॉर थी, विश्व युद्ध, तो व्यापार बाधित हो गया। लोगों ने जो पैसा बैंकों से लिया था वो पैसा बैंकों को वापस नहीं किया। हजारों बैंकों में से 10% बैंक नहीं बचे, मैक्सिमम बैंक बंद हो गए। और बंद होने का कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। इतने सारे बैंक बंद हो गए
और तब हमें लगा कि अब कैसे होगा, और तभी तो 1921 में प्रेसिडेंशियल बैंकों को जोड़ करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तीनों को जोड़ करके एक बैंक बनाया गया। ये कट क्यों मार गया था? और ये चल रहा है देखना। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया तीन प्रेसिडेंशियल बैंकों को जोड़ करके, वो क्यों बनाया गया? उसका रीजन ये था क्योंकि कई सारे बैंक बंद हो गए थे, तो सहारे की जरूरत पड़ी बैंकों को। तो कई बैंक आपस में जुड़ गए, कई बैंक खत्म हो गए, ये सब हो गया। अब इसी समय पर यह भी देखा गया कि यार ऐसे रहा तो भारत के सब बैंक जो हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, और दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद में फिर ये भी बात रखी गई कि भारत में एक कोई केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे, उनकी हेल्प करे, उन्हें पैसे की जरूरत हो तो वो उन्हें पैसा दे, उनके बुरे दिनों में काम आए। इनका मतलब कोई बाप होना चाहिए। ये विचार आया, और इस विचार को देखते हुए फिर 1935 में आपको पता है आरबीआई एक्ट लाया गया और आरबीआई की स्थापना कर दी गई। तो आरबीआई का जो उदय हुआ, जो स्थापना हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले रीजन मौजूद थे। तो फिर आरबीआई की स्थापना हो गई। शुरुआत में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तो आरबीआई कुछ इस तरीके से सरकारी बैंक की तरह नहीं था। आरबीआई बैंक बना दिया, इसके शेयर्स बना दिए, शेयर, और शेयर्स को लोगों में बेच दिया। यानी आरबीआई के ज्यादातर शेयर जो थे वो किनके पास थे? लोगों के पास थे। समय निकला आगे चल के, जब 1949 का समय आया, तो 1949 के समय आरबीआई को आजादी के बाद हमने मेन पावर दी। आरबीआई को मेन पावर दी 1949 में, अधिनियम लेकर के आए, हमने पावर दी। हमने बोला सभी बैंकों को नियंत्रण तुम्हें करना है, सभी बैंकों को संभालना तुम्हें है, लाइसेंस तुम्हें देना है, हर एक पे नजर रखनी है, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सब काम तुम्हें करना है। सब काम किसको दे दिया गया? आरबीआई को। और 1949 में आरबीआई के ज्यादातर जो शेयर्स थे वो सरकार के पास आ गए। मतलब आरबीआई पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत हो गया। एक शब्द में बार बार बोलूंगा, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब मैं इस शब्द बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है। नेशनलाइज्ड बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जिसमें 50% से ज्यादा शेयर अपने गवर्नमेंट ने कर लिए, यानी 50% से ज्यादा 100% तक। तो ऐसे बैंक को हम कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। तो सबसे पहला राष्ट्रीयकरण तो आरबीआई का हो गया, वो हुआ 1949 में, क्योंकि अब उसको गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया। पहले पूर्ण रूप से ऐसा नहीं था, पहले उसके शेयर लोगों के पास थे। अब क्या हुआ? अब अच्छा, अभी तक ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। अभी तक कोई, ये तो चलो एक सेंट्रल बैंक है, लेकिन अभी तक कहीं पर कोई ऐसा बैंक मौजूद नहीं है जो नेशनलाइज्ड हो। अभी तक कोई और बाकी का बैंक नेशनलाइज्ड नहीं था। एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक वो नहीं था आपका जो राष्ट्रीयकृत हो, यानी जिसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी हो? सरकार की हो। ऐसा एक भी बैंक नहीं था। तब ऐसे में बैंकिंग सुधार के लिए एक समिति बनी, एडी गोरावाला समिति, और इस समिति ने अपनी राय दी कि जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए, और इसका नेशनलाइज करके इसका नाम रख दिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके कर दिया गया एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को छोड़ दो तो एसबीआई भारत का पहला नेशनलाइज्ड बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हुआ है, जिसके शेयर्स जो हैं वो सरकार के पास पहुंच गए। क्योंकि आरबीआई को तो आप एक सामान्य बैंक मत रखिए ना, वो तो बैंकों का बैंक है, वो तो फादर ऑफ बैंक है, बैंकों का पिता है। अब 1955 तक की स्थिति क्या है? 1955 तक की स्थिति यह है कि ज्यादातर बैंक जो हैं वो कैसे हैं? आपके प्राइवेट, और बाकी के एसबीआई कैसा है? नेशनलाइज्ड है। अब देखिए, प्राइवेट बैंकों के साथ एक चीज होती है कि प्राइवेट बैंक में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई काम करेगा तो किस उद्देश्य से करेगा? प्रॉफिट के ना।
ठीक है, कोई काम चला, अब सरकारी स्कूल क्यों चलते हैं? कल्याण के लिए। प्राइवेट क्यों चलते हैं? कमाई के लिए। अब ज्यादातर बैंक प्राइवेट थे, तो प्राइवेट बैंक कमाना चाहेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट उन्हें मिलेगा शहरों में जहां पे पैसे वाले लोग रहते हैं। वो गांव में चले जाएंगे, अपनी ब्रांच खोल लेंगे, गांव में किसान आएगा रोता हुआ और पैसे लेगा, और लेने के बाद वापस नहीं आएगा, फसल चौपट हो जाएगी, उनको लॉस होगा। इसलिए जितने भी ये बैंक थे ना, ये गांव वगैरह में जाने के लिए तैयार नहीं थे, ये छोटे कस्बों में जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रॉफिट मेंटेलिटी थी इनकी, तो कि प्रॉफिट कमाना है। तो ये बड़े बड़े शहरों में थे बस, ये हाथ ही नहीं डाल रहे थे उधर छोटे जगह पर। तो बड़ी समस्या। तब ऐसे में 1969 का समय आया, 1969, और 1969 में एक बड़ा फैसला लिया गया, और इस फैसले के दौरान हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ, सोचिए बहुत बड़ी बात थी ये। 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए। सरकार ने कितना इन्वेस्ट करा होगा इन बैंकों को खरीदने में? हमने शेयर्स खरीद लिए, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग इन बैंकों में गवर्नमेंट की हो गई। 14 बैंक जो हैं वो नेशनलाइज कर दिए गए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, बहुत सारे बैंक थे जो आपके दुनिया भर के बैंक क्या कर दिए गए, आपके नेशनलाइज कर दिए गए। 14 नेशनलाइज करने का रीजन आपको समझ में आ गया था, जिससे कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी संस्था वगैरह को खोलें, काम करें, लोगों को भला हो। इसके बाद में समय निकला 1980 में, फिर हमने एक बड़ा काम किया कि 1980 में जाकर के हमने 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया, 6 और कर दिए। 1969 में 14, 1980 में 6, और उससे पहले 1955 में एक एसबीआई। टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हो गए? 21 हो गए। यानी 1980 तक 21 बैंक भारत में नेशनलाइज्ड हो चुके थे। अब बैंक नेशनलाइज तो हो गए, लेकिन सरकारी बैंकों के साथ एक लफड़ा होगा, क्या आप जानते हैं? क्योंकि बैंक सरकारी है, सरकारी लोगों का हस्तक्षेप होगा, विधायक सांसदों का हस्तक्षेप होगा। तब ऐसे में फिर ये होने लगा, अरे मैनेजर साहब, मैं यहाँ से सांसद बोल रहा हूँ, यहाँ से विधायक बोल रहा हूँ, और ये हमारा भतीजा आ रहा है, तो इसको लोन लेना है, तो आप इसे जो है वो इतने का लोन कर देना, या इतने का ये कर देना। बोले भाई साहब नहीं होगा, इतनी वैल्यू नहीं है। अरे कर दो यार, अपना ही तो है, क्या होगा, देख लेंगे, छूट करवा देंगे, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बैंकों ने क्या करा, लोगों की जो साख थी वो ज्यादा बनानी पड़ने लगी उन्हें। यानी देना चाहिए था 10 लाख का, दे दिया 20 लाख का, देना चाहिए था 1 करोड़ का लोन, दे दिया 2 करोड़ का। और जो ले रहा है उसे ब्याज भी तो देना है, वो ब्याज जमा नहीं करेगा। तब ऐसे में बहुत लोगों ने पैसा लिया, पैसे का मिसयूज किया, और इसके चलते ना वो ब्याज जमा करा पाए और ना वो मुद्दल जमा करा पाए। मुद्दल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, ना प्रिंसिपल और ना इंटरेस्ट। और जब एक निश्चित सीमा तक किसी बैंक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं आता, तो बैंक उस पैसे को मान लेता है एनपीए, बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए। तो बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ गया, तो बैंकों का एनपीए बढ़ा, बैंक लॉस में, बैंक की भाई इतने 1000 करोड़ का लॉस हुआ, 2000 करोड़ का लॉस हुआ, 3000 करोड़ का लॉस हुआ, तो कंटिन्यू लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो सरकारी को तो हो रहा है लॉस, ये क्योंकि लॉस तो बैंकों को है, तो बैंक सरकार के हैं, लॉस सरकार को हो रहा है। अब दिमाग खराब, सरकार को लॉस हो रहा है। सरकार ने आरबीआई को फटकार मारी, क्या कर रखा है, इन्हें कौन बचाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, एनपीए कंट्रोल करो, ये कंट्रोल करो। आरबीआई के पास इन सब चीजों को कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं, और जब आरबीआई ऐसे तरीकों को इस्तेमाल करता है तो उसे बोलते हैं हार्ड मॉनिटरी पॉलिसी, सख्त मौद्रिक नीति। आरबीआई ने सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो सब बढ़ा दिए। जब आरबीआई, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब क्या होती हैं, अभी तो एक पहली क्लास है तो अभी तो थोड़ा रूबरू करा रहा हूं इन चीजों से। जब ये सब चीजें बढ़ाई जाती है ना, तो बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता घट जाती है। कैसे? सामान्य तौर पे छोटी सी बात मैं बताऊं, जैसे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आरबीआई है, यहां आरबीआई, और यहां पर ये हो गए बैंक, और ये हो गई जनता यहां। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है आप समझिए,
जनता बैंकों में पैसा जमा करती है, समझ रहे हैं, और ये पैसा ही जनता में यहां देती है। लेकिन मान लो लेने वाले नहीं है पैसा और केवल लोग जमा कर रहे हैं, तो बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। किसे देगा पैसे, क्या करेगा पैसे का? तो आरबीआई बैंकों को इस समय पर बचाने के लिए एक ऑफर देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, कोई लेने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा तुम मेरे को दे दो, वो पैसा तुम्हारा मैं रख लूंगा। और हेलो हेलो हेलो, और उस पर जो पैसा है उस पर मैं तुम्हें एक ब्याज भी दूंगा, यानी प्रॉफिट के तौर पर एक इंटरेस्ट भी दूंगा, और उस इंटरेस्ट का नाम होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, यानी तुम्हारे पास ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लूंगा ना, तुम्हें 5%, 3%, 4% मैं दे दूंगा, कम से कम इतना तो होगा, तुम मेरे से लेके और वो इधर देते रहोगे जनता को, तो तुम बचे रहोगे। क्योंकि आरबीआई है ना, मैंने क्या कहा, फादर ऑफ बैंक है, बचा के तो रखेगा। अब मान लो ऐसा मामला हो जाए, लोग लेने वाले आ रहे हैं पैसा, देने वाले कम है, जमा हो रहा है 100 रुपए, लेने वाले आ रहे हैं 200 रुपए, तो अब बैंक को मना करना पड़ेगा, भाई हम नहीं दे सकते, तो बैंक का भविष्य खतरे में है, मना करना पड़ेगा। तब आरबीआई एक दूसरा विकल्प देता है कि भैया अगर जरूरत पड़े तो मेरे से ले लेना, ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन उस पर तुमसे क्या लूंगा, ब्याज लूंगा, और जो आरबीआई ब्याज लेता है उसे कहते हैं रेपो दर। बोले मेरे से ले लेना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बोले मैं तुमसे जो है वो 5% या 6% लूंगा, तो बैंक क्या करेगा, इधर से 5-6% पे पैसा लेगा और इधर आगे दे देगा उसको 8-9% पे, तो 2-3% का उसे फायदा भी मिल गया और उसका उद्देश्य भी पूरा हो गया। दोनों समय हेल्प करता है, बैंक को जरूरत है तो दे देगा, जिस दर पे देगा रेपो दर, बैंक के पास ज्यादा है तो रखवा लेगा अपने पास, और जो दर बैंक को देगा, मतलब कहने का मतलब है जो वो प्रोवाइड करेगा प्रॉफिट के तौर पे, वो होगा रिवर्स रेपो। बात समझ रहे हैं? तो रेपो दर पर कोई बैंक आरबीआई से पैसे लेता है और रिवर्स रेपो दर पे आरबीआई बैंकों के पैसे को अपने पास रखता है। ये नहीं कहेंगे हम, ये गलत हो जाएगा कहना कि आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है। आरबीआई क्यों लेगा, वो छापने की मशीन है उसके पास, वो ऋण लेगा क्या? गलत है ऋण कहना। आप ये कहिए कि बैंकों का जो ज्यादा पैसा होता है उसे अपने पास रखता है, जिस दर पे उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। अब यहां सबका भला हो गया, बैंक का भला हो गया, लेकिन जनता का भी तो भला सोचना आरबीआई का काम है। पैसा दे दिया, बैंक ने लोगों में दे दिया, लोग लेके भाग गए, इन्होंने बना दिया इसका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ना मुद्दल दे रहे हैं और ना कुछ दे रहे हैं, और वो वापस आ गए अपना पैसा लेने, तो ये पैसे कहां से देंगे, और बैंक दिवालिया हो जाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए कुछ और चीजें आरबीआई ने बना रखी हैं जिसे हम बोलते हैं जैसे एसएलआर। इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी समझा दे रहा हूं। एसएलआर, सीआरआर, अब ये क्या कहता है एसएलआर सीआरआर? आरबीआई कहता है कि देखो जो तुम्हारी जमा हो रही है, जो तुम्हारा एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, जो तुम्हारे पास पैसा जमा हो रहा है, उसका एक निश्चित भाग तुम्हें अपने पास रखना होगा, निश्चित भाग अपने पास रखना होगा, और उसी का एक निश्चित % तुम्हें आरबीआई में रखना होगा। इनके डिटेल में अंतर मैं आपको कल बताऊंगा कि बैंकिंग छोटा नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 100 रुपए आए, तो 25% अगर एसएलआर है तो 25% तुम्हें रखना पड़ेगा एसएलआर अपने पास, यानी 25 अपने पास रखोगे, और 5% अगर सीआरआर है तो 5% आपको रखना पड़ेगा हमारे पास, यानी आरबीआई के पास। ये सेटलमेंट करना है, यानी 25 और 5 30, यानी 30 तो तुम्हें रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी 70 ही तुम यहां दे सकते हो लोगों में। ठीक है, मतलब सीआरआर का मतलब हो गया एनडीटीएल का जो डिमांड, जो डिपॉजिट हुआ है उसका एक निश्चित % आरबीआई में रखा जाएगा, तो वो हुआ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एक निश्चित भाग जो वो अपने पास रखेगा वो हुआ एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, वो बात की है, फिलहाल ऐसा समझो ऐसा होता है। अब 100 रुपए जमा हुए,
100 रुपए पे 4% बैंक को देना है जनता को ब्याज, यानी सालाना 4 रुपए कमाने हैं, और मार्केट में केवल पैसा कितना देना है 70 रुपए। अगर 70 रुपए पे अब 4 इधर है, कुछ खर्च भी होगा इनका बैंकों का, तो कम से कम उससे 70 रुपए पे कमाने तो पड़ेंगे ना, 8 से 10 रुपए। तो अपने आप ही उसको बैंक को ब्याज रखना पड़ेगा कितना, 10 से 12% रखना पड़ेगा या नहीं। क्यों रखना पड़ रहा है 10 से 12% का रीजन है क्योंकि ये वाला भी निकालना है उन्हें, और अपना जो खर्च है लाइट का किराया किराया वो भी निकालना है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, कि बैंक लोगों को किस ब्याज पर पैसा देगा, ये कई सारी चीजों से निर्धारित होती है। SLR कितना है, CRR कितना है, इन सब से पीछे से पैसा किस रेट मिल रहा है। अगर RBI इन सबको बढ़ा दे तो क्या होगा सोचो। नंबर 1, RBI अगर ये कर दे कि रिवर्स रेपो को बढ़ा दे, यानी कि मेरे पास पैसा रखो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, तो बैंक क्या करेंगे, लोगों में पैसा कम देंगे, RBI के पास ज्यादा रखेंगे, वो सिक्योर है। वो रेपो दर को बढ़ा दे, तो चूंकि बैंकों को RBI से पैसा महंगा मिल रहा है, पीछे से 10% पे मिले, 8% पे मिले, तो ये आगे 15% पे देंगे, कोई लेने नहीं आएगा, तो मार्केट में पैसा फिर से नहीं जाएगा। RBI SLR और CRR को बढ़ा दे, बढ़ा के दुगना कर दे, 25 को 50, 5 को 10, 60% हो गया। 60% रिजर्व रखा रहेगा, जाएगा कितना 40%, यानी 100 में से 60 तो रिजर्व होगा, मार्केट में कितना जाएगा। और 40 रुपए पे 100 के बराबर प्रॉफिट करने के लिए उसको 25% इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा, कोई लेने आएगा क्या। ये सब RBI के पास वो तरीके होते हैं कि इनको अगर RBI बढ़ा देना तो मार्केट में पैसा रुक जाता है जाना, और इन्हें घटा दे तो भर के पैसा जाता है। इसे ही कहते हैं हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी और सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। हार्ड मतलब सब बढ़ा दिए, लो मार्केट में पैसा रुक गया, अब नहीं जाएगा, और सॉफ्ट मतलब जाएगा क्योंकि सब कुछ कम कर दिया उसने। तो सरकार ने कहा RBI से बैंकों का NPA इतना है, कैसे होगा क्या होगा। RBI ने कहा ठीक है मेरे पास तरीका है, मार्केट में पैसे नहीं जा पाएगा, बैंक कोई पैसा दे ही नहीं पाएगा, कोई लेगा ही नहीं। RBI ने कान ऐंठ दिए, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दी, SLR CRR रेपो सब बढ़ा दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, कहावत है दाल के साथ घुन पिसता है, ऐसा है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। हाँ, अब इसमें क्या मामला था, इसमें मामला था ये हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बढ़ाई गई जिससे कि जो लोग पैसा लेने के बाद जमा नहीं कर रहे थे वो पैसा ना लें। लेकिन इस बीच में मैं तो शरीफ आदमी फंस गया, मैं तो अपनी कंपनी चला रहा हूं, मैं तो माल लेता हूं, पैसा उधार लेके बैंकों से माल लेके आता हूं, रॉ मटेरियल, उससे प्रॉफिट कमाता हूं और बैंकों को वापस कर देता हूं। किसान, जो कंपनियां थी जिन लोगों की, जो लोग रियल में जिन्हें पैसों की जरूरत थी, उनको भी समस्या हो गई, उनको 10% की जगह 25% पे पैसा मिलने लगा, तो उन्होंने अपनी कंपनी धंधे सब बंद कर दिए। करेंगे या नहीं करेंगे, जब बैंक को वो देगा ही नहीं तो इतना महंगा हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिए, अपने उद्योग धंधे कंपनी वगैरह सब बंद कर दी। अब कंपनी बंद होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो फॉरेन करेंसी कम आएगी, फॉरेन करेंसी कम आएगी तो FCR घटेगा, और अगर FCR घटेगा तो आर्थिक संकट आएगा। 1991 में आर्थिक संकट आ गया, यानी 1991 का आर्थिक संकट कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। कैसे क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, पूरी बातें समस्या हो गई। 1991 आर्थिक संकट बड़ा बुरा, तब IMF के पास पैसा लेने के लिए गए, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और लेने के लिए गए। IMF ने कहा LPG पॉलिसी को अपनाओ, हमने LPG पॉलिसी को अपना लिया, और उसके बाद में फिर हमने कहा अब क्या करें, तो इस समय पर फिर हमने एक समिति बनाई जिसका नाम था नरसिम्हन समिति। एक समिति बनाई हमने, और इस समिति से कहा कि बताओ हमारे बैंकों में क्या क्या कमी है, क्योंकि ये रीजन कहीं ना कहीं बैंक थे ना, पूरा सिस्टम था। तो बैंक को उस फिर नरसिम्हन समिति बनाई गई, नरसिम्हन समिति फर्स्ट, और इसने पूरा विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद इसने पहला कहा कि देखिए हमें और ज्यादा बैंकों को लाइसेंस देने चाहिए, और बैंकों को लाइसेंस दिए जाएं, यानी और नए बैंक को ये नहीं कि नेशनलाइज किए जाएं, नहीं, लाइसेंस तो दो, और नए बैंकों को लाइसेंस दो, नए बैंक बनाओ। हमने कहा ठीक है ये भी करेंगे।
दूसरा इन्होंने कहा एसएलआर कम करो, सीआरआर कम करो। भैया एसएलआर सीआरआर कम कर देंगे तो फिर से मार्केट में पैसा जाएगा, और फिर से पैसा जाएगा तो फिर से एनपीए बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं? तब इस समिति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप डीआरटी का गठन करो, डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी ऋण वसूली प्राधिकरण, ऋण वसूली प्राधिकरण का गठन करो। ये क्या होंगे? बोले ऐसे लोग जो पैसा ले लेते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, उनके लिए डीआरटी बनाओ, डीआरटी ट्रिब्यूनल। और यहां पर क्या होगा, उनका मामला सीधा इसके पास जाएगा और ये लोग उनके कुड़की करवा करके पैसा वापस कराएंगे। तो इससे कई सारी समस्या दूर हो जाएगी। नंबर एक, जो एनपीए बढ़ रहा है वो समस्या दूर, सीआरआर एसएलआर कम हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये सब सुझाव जो हैं वो इस समिति ने जो है वो आपके दिए। आगे चल के हमने एक बार और 98 में समिति बनाई, नरसिम्हन समिति द्वितीय। उस समिति को बनाया, उसने भी कुछ सिफारिशें करी। जैसे उसने डिजिटलीकरण की जो मेन सिफारिश करी थी वो दूसरी नरसिम्हन समिति ने करी थी कि चीजों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए। इसके बाद समय निकला, मोदी सरकार आ गई जो इस मुहिम पे काम कर रही है कि सरकार विनिवेश करे, निवेश नहीं विनिवेश, यानी थोड़ा सा और निजीकरण करे। आपको पता ही होगा, चीजें दी जा रही हैं, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, सब चीजें दी जा रही हैं। तो सरकार इस मुहिम पर आई कि जो बैंक हमें लॉस दे रहे हैं, हम क्या करें, उन बैंकों को किसी बढ़िया बैंक के साथ मर्ज कर दें या बैंकों को आपस में मर्ज कर दें, जिससे कि क्या होगा, वो इस बैंक को संभाल ले जाएगा। और फिर तो बड़े पैमाने पर जो है वो बैंकों को मर्ज किया गया, इसको इससे, उसको उससे, इसको। लेकिन सरकार किसको मर्ज करेगी? नेशनलाइज्ड बैंकों को ना, जो हमने पढ़े थे उन सबको मर्ज करेंगे। तो वो मर्ज कौन से हुए हैं, वो सब चीजें कौन सी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जितनी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं एक उसमें पूरा लाइन में, वो आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बाकी चीजें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। फिर अभी जो क्वेश्चन है आपके, वो लोग मेरे को बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या माइंड में आ रहा है।